आप सभी का स्वागत है मनोविज्ञान की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम बात करेंगे समूह समग्रता के बारे में, ग्रुप कोहेसिवनेस के बारे में आज बात करेंगे। और यह देखेंगे कि ग्रुप कोहेसिवनेस क्या है और उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। समूह समग्रता से तात्पर्य इस बात से होता है कि समूह के सभी सदस्य किस सीमा तक समूह में बने रहने के लिए प्रेरित है। जिस सीमा तक समूह के सदस्य समूह में बने रहने के लिए प्रेरित रहते हैं, समूह की समग्रता उतनी ही अधिक समझी जाती है। यानी यहाँ पर अगर हम इसको आसान भाषा में समझें तो जो समूह समग्रता है वह यह दर्शाता है कि उस समूह की उपयोगिता क्या है। जो समूह के सदस्य हैं उनकी नज़र में उस समूह की उपयोगिता क्या है। अगर उनकी नज़र में उपयोगिता अधिक होगी तो वे उस समूह में बने रहना चाहेंगे, और अगर वे उस समूह में बने रहना चाहते हैं तो यानी उस समूह की समग्रता काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर फेस्टिंगर ने बताया है, समूह समग्रता उन सभी बातों के परिणामी होता है जो सदस्यों को समूह में रहने के लिए बाध्य करते हैं। यहाँ पर फेस्टिंगर बता रहे हैं कि वह सारी चीज़ें जो समूह के सदस्यों को उस समूह में बने रहने के लिए बाध्य करती हैं, उन्हें ही हम समूह समग्रता कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि वह कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो समूह समग्रता को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला कारक है आवश्यकताओं की संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड। समूह समग्रता इस बात से सीधे प्रभावित होती है कि समूह में भिन्न भिन्न कोटि के सदस्य होते हैं। कुछ सदस्य प्राथमिक होते हैं तथा कुछ सदस्य गौड़ या सेकेंडरी होते हैं। प्राथमिक सदस्यों की भूमिका समूह के लिए गौड़ सदस्यों की भूमिका की अपेक्षा अधिक होती है। यानी जो उस समूह के फर्स्ट पर्सन है या जो सबसे पहले उस समूह में शामिल हुए हैं, उनकी जो सदस्यता है और उनका जो पोजीशन है वह बाद में आए हुए लोगों से या जो थोड़ा सा नीचे लेवल के लोग हैं उनसे अधिक होती है। वो एक एग्जांपल से समझे तो चाहे कोई राजनीतिक पार्टी हो, चाहे कोई कंपनी हो, उन सभी में जो प्राइमरी पर्सन है, जो राजनीतिक अगर पार्टी की बात करें तो जो बड़े राजनेता हैं, या अगर हम कंपनी की बात करें तो जो कंपनी के मालिक हैं या जो बड़े पद पे हैं कंपनी में, उनका फ़ायदा पहले देखा जाता है और पहले उन्हीं को फ़ायदा होता है। वही चीज़ यहाँ पर भी बताई जा रही है कि समूह प्राथमिक सदस्यों की अधिकतर आवश्यकताओं की एवं गौड़ सदस्यों की कुछ खास खास आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यानी ऐसे कह सकते हैं कि जो समूह है वह जो प्राथमिक सदस्य हैं उनकी तो सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है, लेकिन जो गौड़ सदस्य हैं उनकी सिर्फ कह सकते हैं कि जो जीवन यापन करने के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं उन्हीं की आपूर्ति होती है। जैसे अगर आप देखें तो एक कंपनी का जो मालिक है या कंपनी के जो मैनेजर हैं या जो अच्छी पोस्ट पे उस कंपनी में वर्क कर रहे हैं, उनकी तो सारी आवश्यकताएं पूरी हो रही है। वो अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छे घर में रह रहे हैं और अच्छे कपड़े पहन रहे हैं और अच्छी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। लेकिन जो उसके सेकेंडरी कर्मचारी हैं, जो उसके नीचे के कर्मचारी हैं, वह कैसा जीवन जीते हैं? उनको बस इतना ही लाभ मिलता है कि किसी तरीके से वह अपना जीवन यापन कर ले, 2 टाइम का उनको भोजन मिल जाए, इसके साथ साथ उनको पहनने के लिए कपड़े मिल जाए। बस यहीं तक उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाती है। समाज मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि जिस समूह में दोनों तरह के सदस्यों की अधिकतर आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वह समूह सदस्यों के लिए अधिक आकर्षक होता है तथा उसमें समूह समग्रता अधिक होती है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर कोई ऐसा समूह है जिसमें बड़े और छोटे का भेद नहीं है, प्राइमरी और सेकेंडरी का कोई
डिस्क्रिमिनेशन नहीं है और इसके साथ साथ वहाँ पर सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति एक समान हो रही है, तो उससे जो समूह की वैल्यू है वह काफ़ी अधिक होती है और प्रत्येक व्यक्ति उस समूह का सदस्य बनना चाहता है और उस समूह में रहना चाहता है, उस समूह से बाहर नहीं जाना चाहता है, जिससे हम कह सकते हैं कि उस समूह की समग्रता काफ़ी अधिक है। दूसरा कारक है समूह लक्ष्य, ग्रुप गोल। प्रत्येक समूह का एक लक्ष्य होता है जिसे हम समूह लक्ष्य कहते हैं। समूह के प्रत्येक सदस्य का इस लक्ष्य में एक सामान्य विश्वास होता है। जैसे अगर एक राजनीतिक पार्टी है तो उस पार्टी का लक्ष्य क्या होता है कि हमें चुनाव में विजयी होना है, हमें चुनाव में जीत हासिल करना है और उस समूह के प्रत्येक सदस्य का इस लक्ष्य में सामान्य विश्वास होता है। यानी उस समूह का, उस राजनीतिक दल का प्रत्येक सदस्य चाहता है और प्रत्येक सदस्य को यह विश्वास रहता है कि हाँ, हमारी पार्टी ही चुनाव में जीतेगी। और इस समूह लक्ष्य के अलावा सदस्यों का अपना व्यक्तिगत लक्ष्य भी होता है जो कि प्रायः छिपा होता है। यानी जो राजनीतिक दल है वह समूह लक्ष्य को दिखाते हैं कि हाँ, हमें पार्टी को जिताना है, हमें देश की सेवा करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें, इन सब के पीछे उनका अपना स्वार्थ भी छिपा होता है। जैसे यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है कि डॉक्टरों के लिए समूह का लक्ष्य मानव जाति का कल्याण करना होता है, लेकिन कुछ डॉक्टरों का जो लक्ष्य होता है वह होता है कि अधिक से अधिक धन कमाना, अधिक से अधिक सामाजिक संपर्क बनाना। तो यहाँ पर समाज मनोवैज्ञानिकों का एक सामान्य मत है कि जब समूह का लक्ष्य तथा सदस्य के व्यक्तिगत लक्ष्य में संगति होती है तो समूह समग्रता अधिक होती है। यानी जो समूह का लक्ष्य है वही व्यक्ति अपना भी लक्ष्य मानता है तो वह समूह बड़ी तेजी से आगे की तरफ बढ़ता है। अगर आप इसको एक क्रिकेट टीम के एग्जाम्पल से समझें तो जैसे अगर जो टीम के 11 खिलाड़ी हैं वह सभी अपने व्यक्तिगत लक्ष्य और टीम के लक्ष्य को एक बना देते हैं, यानी वह सभी इस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं कि हाँ, हमें अपनी टीम को जिताना है, तो उनकी टीम को जीत अवश्य मिलती है। लेकिन अगर कोई खिलाड़ी है वह टीम से ज़्यादा अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस करता है कि मैं 100 कर लूँ या मैं 50 कर लूँ, बाकी टीम जीते चाहे ना जीते, तो वहाँ पर क्या होता है, वह समूह काफ़ी लंबे समय तक आगे नहीं रह पाता है। तीसरा पॉइंट है सदस्यों में आकर्षकता, मेंबर अट्रैक्टिवनेस। सदस्यों में आकर्षकता एक ऐसा चर है जिसका प्रभाव समग्रता पर सीधा पड़ता है। यदि कोई समूह अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं भी कर पाया हो परंतु उसकी सदस्यता किसी कारण से सदस्यों के लिए आकर्षक होती है तो वैसी परिस्थिति में समूह समग्रता बनी रहती है। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि यदि समूह हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी उस समूह में कोई ऐसा सदस्य है जिसके प्रति हम आकर्षित हैं या जिससे हमारी अच्छी मित्रता है, तो हम उसकी वजह से ही उस समूह में बने रहते हैं। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर समूह की क्रियाएं एवं नेतृत्व, ग्रुप एक्टिविटीज एंड लीडरशिप। समूह की समग्रता सदस्यों की क्रियाओं एवं समूह के नेतृत्व पर भी निर्भर करती है। यदि समूह द्वारा की जाने वाली क्रियाएं ऐसी हैं जिनके प्रति सदस्यों में आकर्षकता अधिक होती है तथा जिसे सदस्यों द्वारा सफलतापूर्वक पूरा कर लिया जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में समूह समग्रता अधिक होती है। यानी जो समूह है उस समूह की जो क्रियाएं हैं वह ऐसी हैं कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो रहा है, सदस्यों में एक आकर्षणता है, तो इसका परिणाम यह होता है कि वह सभी सदस्य सफलतापूर्वक समूह के लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। और इसके साथ साथ समूह समग्रता समूह के नेता के व्यवहार द्वारा भी प्रभावित होती है।
यहाँ पर कार्टराइट बताते हैं कि जिस समूह का नेता प्रजातंत्रात्मक ढंग से व्यवहार करता था तथा महत्वपूर्ण निर्णय एवं कार्यों में सदस्यों की सहभागिता को प्रोत्साहन देता था, वैसे समूह में समग्रता अधिक होती पाई गई। तथा दूसरी तरफ जिस समूह का नेता सत्तावादी ढंग से व्यवहार करता था तथा सभी निर्णय करके सदस्यों पर थोप देता था, तो उस समूह में समग्रता काफ़ी कम देखी गई। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर लीडर ऐसा है जो सभी सदस्यों को एक साथ लेकर चलता है और अगर कोई निर्णय लेता है तो उसमें समूह के जो सदस्य हैं उनका भी राय मांगता है, उनसे सलाह लेता है, फिर कोई निर्णय लेता है, तो ऐसे समूह में जो सदस्य हैं वे अपने लीडर का सम्मान करते हैं और समूह की समग्रता काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन अगर कोई ऐसा नेता है जो सभी डिसीजन खुद से लेता है और बाद में अपने सदस्यों को बता देता है कि मैंने ये डिसीजन लिया है और आप सभी को ये मानना पड़ेगा, तो ऐसी जगह पर क्या होता है कि जो समूह के सदस्य हैं वह उस समूह से जाना चाहते हैं और जिससे समूह की जो समग्रता है वह प्रभावित होती है। तो इस तरह हमने यहाँ पर देखा कि वह कौन कौन से कारक हैं जो समूह समग्रता को प्रभावित करते हैं। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे समूह समग्रता से संबंधित नेक्स्ट टॉपिक की।